इस जानकारी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम AWS स्टोरेज सेवाओं की थोड़ी जटिल सी दुनिया को सुलझाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये जो सामग्री है अपने पास ये ऐसा लगता है जैसे AWS परीक्षा की तैयारी के लिए हो या फिर असल दुनिया में सही स्टोरेज कैसे चुने उसमें मदद करने के लिए बनी है। फोकस एकदम साफ है, सही सेवा चुनना। तो आज का अपना मकसद क्या है? देखिए, AWS में स्टोरेज के तो कई ऑप्शन हैं, पर हम मेनली 4 पर फोकस करेंगे, जिनके बारे में ये नोट्स बात करते हैं: S3, EBS, EFS और स्टोरेज गेटवे। हाँ, ये 4 मुख्य हैं। हाँ, हम इनके बीच के जो बड़े बड़े अंतर हैं उन्हें समझेंगे, जानेंगे कि कब किसका इस्तेमाल बेस्ट रहता है, मतलब चाहे एग्जाम देना हो या कोई असली प्रोजेक्ट डिजाइन करना हो। सही। और हाँ, कुछ जो आम गलतफहमियां हैं ना, उन पर भी बात करेंगे जिनसे बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। बिल्कुल। और ये सिर्फ परिभाषाएं रटने वाली बात नहीं है। हाँ, असल मुद्दा है ये समझना कि हर सर्विस किस खास जरूरत के लिए है और क्यों है। जैसा नोट्स में भी कहा गया है, ये जो बेसिक समझ है ना, यही अक्सर सही फैसला लेने में सबसे ज्यादा मदद करती है। तो फिर चलिए इन 4 मुख्य सेवाओं से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले Amazon S3। इसका नाम तो बहुत सुना है। नोट्स कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, पर ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता क्या है? मतलब ये क्यों खास है? अच्छा सवाल है। देखिए, ऑब्जेक्ट स्टोरेज ना डेटा को फाइलों या ब्लॉक की तरह नहीं रखता। ये रखता है ऑब्जेक्ट्स के तौर पर। ऑब्जेक्ट्स। हाँ, हर ऑब्जेक्ट में डेटा होता है, उसका मेटा डेटा मतलब उस डेटा के बारे में जानकारी, और एक यूनिक आईडी। नोट्स में जो शब्द है ना, स्केलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, ऑब्जेक्ट आधारित, वो इसी वजह से हैं। अच्छा। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अपने आप में पूरा है, इंडिपेंडेंट है, तो आप लगभग मतलब अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं। यही S3 की सबसे बड़ी ताकत है। ये स्टोरेज को कंप्यूट यानी सर्वर से पूरी तरह अलग कर देता है। तो आप स्टोरेज को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाते घटाते रह सकते हैं, बिना सर्वर की चिंता किए। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जैसे फाइलों का एक बहुत बड़ा लगभग कभी न खत्म होने वाला भंडार, जैसे वेबसाइट की तस्वीरें हों, वीडियोस, बैकअप फाइलें, लॉग्स वगैरह रखने के लिए। हाँ, बिल्कुल। वेबसाइट होस्टिंग हो गई या डेटा लेक बनाना है, बैकअप रखने हैं, पुरानी फाइलों को आर्काइव करना है, इन सब के लिए S3 एक बहुत पॉपुलर और किफ़ायती ऑप्शन है। ठीक है, S3 कुछ कुछ समझ आया। अब अगला है Amazon EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। नोट्स कहते हैं ये ब्लॉक स्टोरेज है और एक EC2 इंस्टेंस से जुड़ता है, जैसे कोई वर्चुअल हार्ड ड्राइव। ये एक इंस्टेंस वाली बात पे इतना जोर क्यों दिया है? हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। EBS वॉल्यूम को आप ऐसे समझिए जैसे किसी ट्रेडिशनल सर्वर की हार्ड डिस्क होती है। खासकर वो डिस्क जिस पर OS चलता है या कोई डेटाबेस है जिसे बहुत तेजी से डेटा एक्सेस करना हो, मतलब कम लेटेंसी चाहिए। ब्लॉक स्टोरेज क्या करता है, डेटा को फिक्स साइज के ब्लॉक में स्टोर करता है और ये सीधे OS को दिखता है जैसे कोई फिजिकल ड्राइव हो। अच्छा। नोट्स में जो कीवर्ड्स हैं, EC2 रूट वॉल्यूम, टर्मिनेशन के बाद डेटा बनाए रखना स्नैपशॉट के माध्यम से, वो इसीलिए हैं क्योंकि ये सीधे एक EC2 इंस्टेंस यानी वर्चुअल सर्वर से जुड़ा होता है। तो ये उस सर्वर को तेज लोकल जैसा स्टोरेज देता है और आमतौर पर एक EBS वॉल्यूम एक बार में एक ही EC2 इंस्टेंस से जुड़ता है। तो मतलब अगर मेरे एप्लीकेशन को बहुत फास्ट डिस्क एक्सेस चाहिए या मुझे सर्वर का OS इंस्टॉल करना है, तो EBS सही रहेगा, और अगर सर्वर बंद भी हो जाए तो डेटा बचाने के लिए स्नैपशॉट लेना पड़ेगा। एकदम सही। डेटाबेस हो, फाइल सिस्टम हो या कोई भी ऐसा काम जहां डिस्क IO परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, वहां EBS काम आता है। और हाँ, इंस्टेंस डिलीट होने पर डेटा बचा रहे, इसके लिए EBS स्नैपशॉट लेना ज़रूरी है। वो स्नैपशॉट असल में S3 में ही स्टोर होते हैं बैकएंड में। समझ गई। अब तीसरी सर्विस है Amazon EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम। ये है फाइल स्टोरेज, और नोट्स के हिसाब से इसका इस्तेमाल कई EC2 इंस्टेंसेस के लिए होता है, एक शेयर्ड इलास्टिक फाइल सिस्टम देने के लिए। कीवर्ड्स हैं एकाधिक EC2, साझा फाइल एक्सेस, NFS। तो ये EBS से अलग कैसे हुआ फिर? मेन फर्क है साझा वाला। जहां EBS वॉल्यूम आमतौर पर एक ही इंस्टेंस से जुड़ता है, EFS को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि एक ही टाइम पर हजारों EC2 इंस्टेंसेस उससे कनेक्ट हो सकें। हजारों? अच्छा। हाँ, और उसमें रखी फाइलों को पढ़ सकें, लिख सकें। ये नेटवर्क फाइल सिस्टम यानी NFS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, जो नेटवर्क पर फाइल शेयर करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। आप ऐसे सोचिए जैसे ऑफिस नेटवर्क पर एक कॉमन ड्राइव होती है ना, जिसे सब लोग यूज कर सकते हैं।
EFS क्लाउड में कुछ वैसा ही काम करता है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर, और ये पूरी तरह मैनेज्ड है। अच्छा, तो अगर मेरे पास कई वेब सर्वर हैं मान लीजिए और उन सबको एक ही वेबसाइट की फाइलों तक पहुंचना है, या कोई ऐसी ऐप है जहां कई सर्वर को एक ही डेटा सेट पर काम करना है, तो EFS बेस्ट रहेगा। निश्चित रूप से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वेब सर्विंग हैं, कोड रिपोजिटरीज हैं, या डेटा साइंस के वर्कफ्लोज जहां कई मशीनें एक ही डेटा पर काम कर रही हों, ऐसे कई कामों के लिए EFS आइडियल है। और इसकी इलास्टिक नेचर का मतलब है कि स्टोरेज अपने आप बढ़ता है या घटता है। जैसे जैसे आप फाइलें डालते हैं या हटाते हैं, आपको पहले से साइज बताने की जरूरत नहीं। और चौथी सर्विस है AWS स्टोरेज गेटवे। नोट्स कहते हैं ये हाइब्रिड स्टोरेज है और ऑन प्रीमाइजेस स्टोरेज को AWS से जोड़ता है। कीवर्ड्स हाइब्रिड, लेगेसी एप्स, टेप बैकअप, फाइल शेयर। इसे पुल कहना ठीक रहेगा। हाँ, पुल एक अच्छा तरीका है इसे समझने का। देखिए, कई कंपनियां हैं जो या तो पूरी तरह क्लाउड पर नहीं जा सकती या फिर जाना नहीं चाहती। हाँ, होती हैं ऐसे। हो सकता है पुराने सिस्टम्स की वजह से या कंप्लायंस के कारण। स्टोरेज गेटवे उन्हें अपने लोकल डेटा सेंटर और AWS क्लाउड के बीच एक कनेक्शन बनाने की सुविधा देता है। इससे वो क्लाउड स्टोरेज के फायदे जैसे कम लागत, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी, आसान स्केलिंग, ये सब उठा सकते हैं, और वो भी बिना अपने मौजूदा ऑन प्रेम एप्लीकेशन में बड़े बदलाव किए। अच्छा। जैसे वो अपने लोकल बैकअप सॉफ्टवेयर को सीधे AWS S3 या ग्लेशियर में बैकअप भेजने के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या लोकल फाइल शेयर को क्लाउड से जोड़ सकते हैं। तो ये उन कंपनियों के लिए है जो दोनों दुनियाओं का बेस्ट चाहती हैं, मतलब अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल भी और क्लाउड की क्षमताएं भी। बिल्कुल। और जैसा कि नोट्स में भी कहा गया है, इन चारों सेवाओं के बीच का ये जो बुनियादी फर्क है, नो ऑब्जेक्ट, ब्लॉक, EBS, फाइल, EFS, हाइब्रिड, स्टोरेज गेटवे, इसे समझना एग्जाम्स में गलत ऑप्शंस को हटाने में बहुत मददगार होता है। चलिए अब कुछ ऐसे सिनेरियो देखते हैं जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। नोट्स में इन्हें एग्जाम ट्रैप्स कहा गया है। ये बाकी दिलचस्प लगते हैं क्योंकि यहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। पहला ट्रैप, आर्काइवल स्टोरेज। मान लीजिए किसी के पास 5 TB वीडियो फुटेज है, स्टोर करना है, लेकिन उसे शायद ही कभी एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी। नोट्स के हिसाब से सही जवाब क्या होगा? नोट्स बिल्कुल सही इशारा कर रहे हैं। Amazon S3 ग्लेशियर, या फिर उसका और भी सस्ता वाला ऑप्शन ग्लेशियर डीप आर्काइव। ग्लेशियर। हाँ, होजा ये सर्विसेज बहुत ही कम कीमत पर डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बनी है। यहाँ दुर्लभ पहुंच या इनफ्रीक्वेंट एक्सेस ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर आपको डेटा फौरन नहीं चाहिए और आप कुछ घंटों या मिनटों का इंतजार कर सकते हैं, तो ग्लेशियर आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट बचाता है। और गलत ऑप्शन क्या हो सकते हैं, जैसे S3 स्टैंडर्ड? लोग वो क्यों चुन सकते हैं? हाँ, S3 स्टैंडर्ड इस काम के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो तो उस डेटा के लिए है जिसे आप लगातार एक्सेस करते हैं। राइट। और EBS या EFS तो इस काम के लिए बने ही नहीं हैं। वो एक्टिव डेटा के लिए हैं, आर्काइव के लिए नहीं। उनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, और लागत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आर्काइव या दुर्लभ पहुंच सुनते ही ग्लेशियर दिमाग में आना चाहिए। ओके। दूसरा ट्रैप, EC2 डेटा को स्थायी रखना। अगर EC2 इंस्टेंस मतलब सर्वर को बंद करना पड़े या वो टर्मिनेट हो जाए, तो उसका डेटा कैसे बचाएं? इसका सीधा सा जवाब नोट्स में है। EBS स्नैपशॉट लीजिए। ये स्नैपशॉट आपके EC2 वॉल्यूम की उस समय की एक कॉपी बना देते हैं और उसे सेफली S3 में स्टोर कर देते हैं। बाद में आप इस स्नैपशॉट से नया EBS वॉल्यूम बना सकते हैं। और ट्रैप क्या है यहाँ? इंस्टेंस स्टोर का जिक्र है नोट्स में। हाँ, इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम जो होते हैं वो EC2 इंस्टेंस के साथ ही फिजिकली जुड़े होते हैं, और उनकी लाइफ भी इंस्टेंस के साथ ही खत्म हो जाती है। अच्छा। अगर इंस्टेंस टर्मिनेट हुआ तो इंस्टेंस स्टोर का सारा डेटा गया। वो टेम्पररी स्टोरेज के लिए तो ठीक है, जैसे कैशिंग वगैरह के लिए, लेकिन परमानेंट डेटा के लिए बिल्कुल नहीं। इसलिए पर्सिस्टेंट डेटा के लिए हमेशा EBS और उसके स्नैपशॉट्स पर ही डिपेंड करना चाहिए। समझ गए। तीसरा ट्रैप, साझा एक्सेस। अगर कई EC2 इंस्टेंसेस को एक ही फाइल सिस्टम को एक्सेस करने की जरूरत है, तो क्या चुनेंगे? जैसा हमने पहले भी बात की थी, इसका सीधा जवाब है EFS। EFS, हाँ। क्योंकि NFS को बनाया ही मल्टीपल इंस्टेंस द्वारा शेयर्ड एक्सेस के लिए गया है, NFS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके। और लोग अक्सर गलती से EBS क्यों चुन लेते हैं इसमें? शायद इसलिए कि EBS ज्यादा कॉमन लगता है लोगों को, लेकिन जैसा हमने कहा,
एक स्टैंडर्ड EBS वॉल्यूम एक बार में एक ही इंस्टेंस से जुड़ता है। हाँ, AWS ने एक फीचर दिया है EBS मल्टी अटैच नाम से। हाँ, नोट्स में लिखा है वो लिमिटेड है। हाँ बिल्कुल, वो लिमिटेड है और खास तरह की मतलब क्लस्टर अवेयर एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सही है, जहाँ एप्लीकेशन खुद ही डेटा कंसिस्टेंसी संभालती है। नॉर्मल फाइल शेयरिंग के लिए EFS ही सही और आसान ऑप्शन है। चौथा ट्रैप, हाइब्रिड एनवायरनमेंट। एक कंपनी है, उनका अपना डेटा सेंटर है और वो AWS स्टोरेज यूज करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पुरानी एप्स बदलना नहीं चाहते। यहाँ फिर से स्टोरेज गेटवे ही सही जवाब है। ये वही पुल वाला काम करता है जिसकी हमने बात की थी, लोकल सिस्टम्स को AWS स्टोरेज से जोड़ने का बिना एप्लीकेशन में बदलाव किए। और नोट्स में स्नोबॉल को ट्रैप क्यों बताया गया है? स्नोबॉल तो डेटा ट्रांसफर के लिए है ना? हाँ है, लेकिन स्नोबॉल परिवार की जो डिवाइसें हैं वो डेटा को फिजिकली AWS में भेजने या AWS से बाहर लाने के लिए हैं। मतलब बड़े पैमाने पर डेटा माइग्रेशन के लिए। अच्छा, वन टाइम जैसा? हाँ, वन टाइम या बड़े बैच ट्रांसफर के लिए अच्छा है, लेकिन ये ऑन प्रेम और क्लाउड के बीच लगातार चलने वाला रियल टाइम कनेक्शन या हाइब्रिड स्टोरेज सोल्यूशन नहीं है। वो काम स्टोरेज गेटवे करता है। बिल्कुल क्लियर है अब। और पांचवा ट्रैप, ड्यूरेबिलिटी बनाम उपलब्धता, खासकर लॉग फाइल्स जैसी चीजों के लिए कॉस्ट के हिसाब से। मान लीजिए 10 TB लॉग डेटा है, उसे सस्ते में और भरोसेमंद तरीके से स्टोर करना है। यहाँ कॉस्ट और एक्सेस पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग्स अक्सर बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें सेफ रखना जरूरी है, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, लेकिन शायद रोज रोज एक्सेस करने की जरूरत ना हो, इसलिए नोट्स सही सुझाव देते हैं। S3 स्टैंडर्ड IA या फिर ग्लेशियर या ग्लेशियर डीप आर्काइव, ये S3 के स्टोरेज टियर हैं जो कम एक्सेस होने वाले डेटा के लिए कम कीमत पर ड्यूरेबल स्टोरेज देते हैं। और EBS और EFS यहाँ गलत क्यों होंगे, महंगे होने के अलावा? क्योंकि EBS और EFS परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड स्टोरेज हैं। लॉग फाइल्स को आमतौर पर उस लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए ही नहीं होती, और EBS और EFS पर इतनी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करना S3 IA या ग्लेशियर के मुकाबले कहीं ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सही टूल को गलत काम के लिए इस्तेमाल करना। तो ये ट्रैप साफ दिखाते हैं कि सिर्फ सर्विस का नाम जानना काफ़ी नहीं है, उसकी कीमत, परफॉर्मेंस और वो किस तरह के यूज़ के लिए बनी है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब क्या नोट्स में इन्हें याद रखने के कुछ आसान तरीके, कुछ मेमोरी हैक्स दिए हैं? हाँ, कुछ आसान से तरीके सुझाए हैं जो जल्दी से याद रखने में मदद कर सकते हैं। जैसे बताइए। स्केलेबल स्टोरेज, मतलब जैसे अंतहीन स्टोरेज स्पेस। EBS इलास्टिक ब्लॉक, सर्वर की अपनी हार्ड डिस्क। EFS इलास्टिक फाइल, नेटवर्क पर शेयर्ड फोल्डर, कई सर्वर के लिए। स्टोरेज गेटवे, ब्रिज, लोकल डेटा सेंटर और क्लाउड के बीच का पुल। ग्लेशियर फ्रोजन आर्काइव, बहुत सस्ता लेकिन डेटा निकालने में टाइम लगता है। और वो एक लाइन वाला सारांश भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऑब्जेक्ट्स S3 में, ब्लॉक्स EBS में, फाइलें EFS में, हाइब्रिड गेटवे के साथ, कितना सिंपल और सटीक है। हाँ, और यहाँ मजे की बात यह है कि छोटे छोटे फ्रेज हर सर्विस के जो कोर काम है ना, उसको कितनी अच्छी तरह पकड़ लेते हैं। एग्जाम के प्रेशर में या जल्दी में फैसला लेते वक्त ये छोटे छोटे हैक दिमाग को सही डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डिटेल्स में खोने से बचाकर। तो फिर चलिए जो हमने अब तक डिस्कस किया उसे एक बार तेजी से समेट लेते हैं, जैसा नोट्स के रिकैप सेक्शन में भी किया गया है। हाँ बिल्कुल। अगर आर्काइवल स्टोरेज चाहिए जिसे कभी कभार एक्सेस करना हो तो ग्लेशियर। EC2 सर्वर बंद होने के बाद भी डेटा सेफ रखना है तो EBS स्नैपशॉट। कई EC2 सर्वरों के लिए एक शेयर्ड फाइल सिस्टम चाहिए तो EFS। ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर को AWS स्टोरेज से जोड़ना है तो स्टोरेज गेटवे। वेबसाइट होस्ट करनी है, लॉग्स रखने हैं या बड़ा स्केलेबल स्टोरेज चाहिए तो S3। एकदम परफेक्ट। और नोट्स का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो सवाल में या जरूरत में दिए गए कीवर्ड्स पर ध्यान दें। कीवर्ड्स जैसे क्या बात ऑब्जेक्ट्स की हो रही है, या ब्लॉक डिवाइस की, या शेयर्ड फाइल्स की, या हाइब्रिड सेटअप की, या फिर आर्काइव की। ये शब्द अक्सर सीधे सही AWS सर्विस की तरफ इशारा कर देते हैं। ये वाकई मददगार है क्योंकि अक्सर असली दुनिया की जरूरतें सीधे तौर पर नहीं कहती कि मुझे ब्लॉक स्टोरेज चाहिए। हाँ, वो कहेंगे मेरे डेटाबेस को बहुत तेज स्टोरेज चाहिए, या मुझे अपनी वेबसाइट की सारी इमेज एक जगह रखनी है जहां से सर्वर उन्हें आसानी से उठा सकें। बिल्कुल। और यहीं पर समझ काम आती है उन जरूरतों को इन टेक्निकल शब्दों ऑब्जेक्ट, ब्लॉक, फाइल, हाइब्रिड, आर्काइव से जोड़ने की जो काबिलियत है,
वही सही स्टोरेज चुनने की कुंजी है। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? उम्मीद है कि अब AWS स्टोरेज के इन मुख्य ऑप्शंस की तस्वीर थोड़ी और साफ हुई होगी। नोट्स और हमारी इस बातचीत से ये समझने में मदद मिली होगी कि कौन सी सर्विस क्या करती है, कब उसे चुनना है और किन आम गलतियों से बचना है, चाहे वो एग्जाम के लिए हो या असली प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ जो शायद नोट से थोड़ा आगे जाता है। अच्छा। हमने देखा कि स्टोरेज चुनना अक्सर कॉस्ट, परफॉर्मेंस, एक्सेस पैटर्न, ड्यूरेबिलिटी, इनके बीच बैलेंस बनाने का खेल है। ये सब टेक्निकल पहलू हैं, लेकिन जब आप किसी बड़ी कॉम्प्लेक्स परियोजना पर काम कर रहे हो तो एक ऐसा नॉन टेक्निकल फैक्टर क्या हो सकता है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है पर वो उतना ही जरूरी हो सकता है? दिलचस्प सवाल है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अलावा और क्या? शायद भविष्य में होने वाली अनपेक्षित ग्रोथ या आपकी टीम के पास किसी खास टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का कितना एक्सपीरियंस या स्किल है। हाँ, ये भी जरूरी है। या फिर जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसके लिए डेटा कहाँ स्टोर हो सकता है, डेटा रेजिडेंसी या दूसरे जो कानूनी नियम है कंप्लायंस, वो कितने सख्त हैं। कभी कभी ये चीजें भी उतनी ही मायने रखती हैं जितनी कि गीगाबाइट्स और आईओपीज। ये कुछ ऐसा है जिस पर टेक्निकल सोल्यूशन चुनते समय सोचना फायदेमंद हो सकता है। बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया आपने। सोचने के लिए एक अच्छी दिशा दी है। इस गहरी और व्यवहारिक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।